हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही थी उसके अंदर हमने पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उस पाठ्य पुस्तक क्षितिज से प्रारंभ किया था। और पाठ्य पुस्तक क्षितिज में हमने सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो गद्य भाग प्रारंभ किया था। तो हम गद्य भाग के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 10 था यानी अध्याय 10 था, वहाँ से आपका गद्य भाग प्रारंभ है। और उस गद्य भाग के अंदर हमने सबसे पहले जो है आपका पहला चैप्टर स्वयं प्रकाश की एक कहानी थी, नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले स्वयं प्रकाश की जो कहानी थी नेताजी का चश्मा वो हमने पढ़ ली थी, यानी यहाँ से हमने प्रारंभ किया था। तो पहला अध्याय आपका पूर्ण हो चुका है। मैंने आपको पहले अध्याय के अंदर जो है सबसे पहले उसके एक जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय जो था वो आपको अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद में जितने भी कठिन शब्दार्थ पाठ के अंतर्गत आए थे और जो भाव आया था वो मैंने व्याख्या करके आपको समझा दिया। उसके बाद में कल मैंने आपको जो पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न दिए गए थे वो प्रश्न अभ्यास भी मैंने आपको बता दिए थे। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको हिंदी जो आपकी कक्षा 10th की हिंदी है उसमें क्षितिज के लिए, कक्षा 10th की जो हिंदी है उसमें क्षितिज की जो पाठ्य पुस्तक है उसके लिए आपको एक नोटबुक बना लेनी है। और नोटबुक के भी थोड़ी मोटा जो है नोटबुक बनाना है, थोड़ी मोटी हो। इसके दो पार्ट, दो हिस्से कर लेने हैं। दो हिस्से का मतलब है बीच में से एक पेज आपको मोड़ करके आधे पार्ट में अपन पद्य भाग यानी काव्य खंड चलेंगे और आधे भाग में गद्य खंड पढ़ेंगे। तो पहले गद्य खंड हमने प्रारंभ किया है। तो गद्य खंड के अंदर सबसे पहले आप पहला चैप्टर कर लेंगे। प्रश्न अभ्यास के लिए मैंने आपको जो है अच्छे से बता दिया था, समझा दिया था, आपके समझ में आ गए होंगे। सॉल्यूशंस यानी उसके हल भी जो है मैं एक बार आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। ठीक है, ये तो रही अभी तक की बात। अब आज जो है, आज नेक्स्ट जो ये क्लास है, ये जो कक्षा है ऑनलाइन, इसके अंदर हम अगला जो गद्य भाग से चैप्टर है अध्याय 11 चैप्टर है अध्याय 11। और ये अध्याय 11 किसका है? इसके लेखक है रामवृक्ष। रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का ये अध्याय पढ़ने जा रहे हैं अपन, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला जो अध्याय आ रहा है गद्य भाग में वो आ रहा है चैप्टर 11 यानी अध्याय 11 रामवृक्ष बेनीपुरी। यानी अगला जो अध्याय अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? रामवृक्ष बेनीपुरी का अध्याय है भाई। अब देखो, सबसे पहले वही अपन को प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले अपन प्रारंभ करेंगे जन्म से। पहले स्टार्टिंग अपन को कहां से करनी है? स्टार्टिंग हुई आपको जन्म से करनी है कि जन्म कब और कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई। तो जन्म हुआ इनका सन 1899 में। सन 1899 में इनका जन्म हो गया। कहां पर इनका जन्म हुआ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर बिहार में। ये बिहार के अंदर पड़ता है मुजफ्फरपुर, जहाँ इनका जन्म हुआ, जिला है मुजफ्फरपुर। इसके बाद में दूसरी जो हम बात करते हैं वो करेंगे मृत्यु। जन्म के बाद दूसरी जो बात आती है हमारे सामने वो आती है मृत्यु की। मृत्यु हो गई भाई इनकी, देहावसान हुआ सन 1968 में। 1968 में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन को परिचय करना है, कोई अपने नोटबुक में भी परिचय स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले परिचय की बात कर लेते हैं। परिचय में हमने जन्म दे दिया। जन्म हुआ सन 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, जो कि जिला है किसका? बिहार का। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहां पर इनका जन्म हुआ। दूसरी जो बात आती है वो आती है मृत्यु की।
तो मृत्यु हुई सन 1968 में, यानी 1968 जो था 68, उनमें इनका देहावसान हो गया। देखो अब बाकी अपन आपकी डिटेल के साथ चल रहे हैं। जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं जो अपन को परीक्षा में करनी है, जो अपन को परीक्षा में नोट करनी है, वो मैं आपको बोर्ड पर लिखता चलूंगा। देखो, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इसी मुजफ्फरपुर बिहार जो है, इसी के अंदर मुजफ्फरपुर जिला बिहार में गांव है बेनीपुर ग्राम। क्या है? एक ग्राम है और ग्राम का नाम है बेनीपुर। ठीक है, तो बेनीपुर ग्राम में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। देखो, माता पिता का निधन यानी माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण, माता पिता का निधन कब हो गया? बचपन में ही हो गया। और बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष यानी जीवन के प्रारंभ के जो वर्ष थे वो अभाव का मतलब होता है कमियों के अंदर, कठिनाई यानी बड़ी कठिनाई से, और संघर्ष और बड़ी टकराव की स्थिति से, यानी कमियां रही, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत कठिन दौर रहा इनके बचपन का जो काल था उसमें, बाल्यावस्था के अंदर। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। देखो क्या किया, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में सन 1920 के अंदर जब गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन, देश आजादी का आंदोलन जो प्रारंभ किया, उसके अंदर जो है सक्रिय रूप से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, यानी ये उसके अंदर अपने कार्यों के लिए ये भी जुड़ गए सक्रिय रूप से। कई बार जेल भी गए। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने देश आजादी के लिए जो योगदान देना शुरू किया तो अंग्रेजों की जो आंखें उनमें चुभने लगी है, तो इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ, यानी इनकी मृत्यु जो है सन 1968 में हो गई। ठीक है, अब देखो 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। यानी 15 वर्ष, ज्यादा बड़े नहीं थे, बाल्यावस्था में गिने जाएंगे कि 15 वर्ष की जो छोटी सी बाल्यावस्था थी उसके अंदर इन्होंने, बेनीपुरी जी ने क्या किया, रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। यानी इनकी रचनाएं जो थी उस समय छपने वाले समाचारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। कैसे थे? बेहद प्रतिभाशाली, यानी अपनी प्रतिभा को प्रकट करने वाले बेहद प्रतिभाशाली क्या थे? पत्रकार भी थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक, दैनिक जो रोजाना है, साप्ताहिक जो 7-7 दिन के बाद प्रकाशित हो, और मासिक जो 1 माह के बाद प्रकाशित हो, तो तीनों ही प्रकार की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने क्या किया? दैनिक, साप्ताहिक और मासिक जो पत्र पत्रिकाएं थी उनका इन्होंने क्या किया? संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। देखो ये सब इंपोर्टेंट में रहेगा, ये परीक्षा में ले लेना है, परीक्षा में ले लेना है। परीक्षा में क्या लिखेंगे इसको? पत्र पत्रिकाएं। क्या लिखेंगे अपन? पत्र पत्रिकाएं। अब पत्र पत्रिकाओं के लिए अपन को क्या करना है? पत्र पत्रिकाओं में लिखना है अपन को, एक एक के नाम लिख देंगे। तरुण भारत लिख देंगे। फिर उसके बाद में नाम आया किसान मित्र, नाम है वही पत्र पत्रिकाओं के जो इनके द्वारा प्रकाशित हुई, जो इन्होंने जिनका इन्होंने संपादन किया, यानी खुद इसका मुख्य हेड संपादक के रूप में, लेखक के रूप में रहे। तो किसान मित्र आ गई, फिर बालक,
बालक फिर युवक, बालक फिर युवक फिर योगी, फिर उसके बाद जनता, फिर उसके बाद में जनवाणी, फिर उसके बाद में नई धारा, नई धारा आदि। ठीक है ना। तो इतनी सारी इनकी पत्र पत्रिकाएं रह गई, यानी इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का अत्यधिक जो है संपादन किया। अब आपको देखिए कितनी सारी पत्रिकाएं हो गई कि इन्होंने जो है कई सारी पत्र पत्रिकाएं अपने जीवन काल में संपादित की, जिसमें तरुण भारत, तरुण भारत का मतलब होता है एक युवा भारत जो है, उसके नाम से किसान मित्र यानी भारत का जो है किसानों का मित्र, बालक के नाम से युवक, फिर योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, इन नाम से इनकी पत्र पत्रिकाएं जो है इन्होंने इनका संपादन किया। ये सब उल्लेखनीय है, यानी ये सब प्रसिद्ध, इनके अलावा और भी है, लेकिन ये तब तो प्रसिद्ध रही, उल्लेखनीय रही। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। देखो गद्य, गद्य के विविध विधाओं कि गद्य जो होता है उसकी विविध, विविध मतलब विभिन्न प्रकार की, विधाओं मतलब तरीका। देखो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जब गद्य लेखन किया जाता है तो गद्य में केवल कहानियां ही नहीं चलती है भाई। गद्य भाग जब प्रारंभ किया जाता है तो गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, एकाकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, निबंध, ये सब क्या है, ये सब गद्य में ही आते हैं। तो गद्य भाग के अंदर तो ये गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रामवृक्ष मैनीपुरी ने गद्य की विविध विधाओं की, गद्य भाग की विभिन्न प्रकार की विधाएं जो थी उनका इन्होंने लेखन करना शुरू किया। लेखन को व्यापक यानी बड़े स्तर पर प्रतिष्ठा यानी सम्मान जो था वो मिला। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है, यानी इनका पूरा जो भी इन्होंने लेखन किया, जितने भी प्रकार की गद्य पद्य जो भी इन्होंने साहित्य के संबंधित रचनाएं लिखी, वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंड यानी 8 भागों में क्या है, प्रकाशित हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी उनकी रचना की जो यात्रा थी उसके महत्वपूर्ण पड़ाव इस प्रकार से, यानी इनकी रचनाएं, मुख्य रचनाएं इस प्रकार से। तो अब अगला बिंदु हम जो लिखेंगे परिचय में वो है मुख्य रचनाएं। ठीक है, अगला जो बिंदु लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अपन, मुख्य रचनाएं। तो लिखेंगे पतितों का देश। पतितों का देश क्या था, ये था भाई उपन्यास, ये गद्य की एक विधा आ गई है। पतितों का देश क्या है, उपन्यास है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने लिखा चिता के फूल। चिता के फूल, और चिता के फूल क्या है, ये है कहानी। चिता के फूल क्या है, ये है कहानी। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा इसके बाद इन्होंने अगला लिखा अम्बपाली। अम्बपाली क्या था, अम्बपाली था नाटक। अम्बपाली क्या है इनका, नाटक। इधर लिख दिया है मैंने ना, कंफ्यूज मत होना। अम्बपाली नाटक रहा है इनका। माटी की मूर्तें, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध थी भाई, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र था। फिर आगे पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, ये क्या था,
ये था इनका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये क्या था इनका यात्रा वृत्तांत। फिर देखिए इसके बाद है जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, ये था इनका संस्मरण। ठीक है, इसके अलावा इनका संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, इसके अलावा इनका संपूर्ण साहित्य जो था वो बेनीपुरी रचनावली। संपूर्ण साहित्य इसमें था बेनीपुरी रचनावली। बेनीपुरी रचनावली 8 भाग, 8 खंड। ठीक है, देखो एक बार ध्यान दे लो भाई, मुख्य रचनाओं की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पढ़ा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो थे उन्होंने गद्य की विविध विधाएं, यानी विभिन्न प्रकार की जो विधाएं होती है गद्य की, उन पर लेखन किया। जैसे कि अपन यहाँ पर देखते हैं किताब में दे रखा है पतितों का देश, ये था इनका उपन्यास, यानी इन्होंने लिखा उपन्यास किस नाम से, पतितों के देश के नाम से, प्रसिद्ध उपन्यास था। इसके बाद इन्होंने लिखा चिता के फूल। चिता के फूल क्या थी, एक इनकी कहानी थी। फिर इसके बाद में इधर आ जाएंगे अम्बपाली। अम्बपाली क्या है, अम्बपाली नाटक है इनका, अम्बपाली नाटक है। फिर इसके बाद में माटी की मूर्तें, ये क्या है, रेखा चित्र है। फिर इसके बाद में पैरों में पंख बांधकर, ये क्या है, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। फिर इधर आ जाएंगे जंजीरें और दीवारें, ये क्या है, ये इनका संस्मरण है। और संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली 8 खंड में, यानी इनका संपूर्ण जो साहित्य था वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है, यानी उसमें सारी इनकी रचनाएं मिली है। जैसे कि आपने जो है क्या करता है साहित्यकार, जैसे उसकी विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं होती है उन सबको एक पुस्तक में डाल दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे करके 8 भागों में वो प्रकाशित हुई। तो भाई कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं तो कई प्रसिद्ध जो है रचनाएं लिखी है, और इनमें जो ये माटी की मूर्तें रेखा चित्र है ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और परिचय में क्या दिया है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता यानी खुद के अधीन होना, यानी स्वतंत्र रहना, तो स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। और इतिहास के युगानुरूप यानी युग के अनुरूप, युग के अनुसार, समय के अनुसार व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। और उपनाम, उपनाम कह सकते हैं अपन इनको, इनका उपनाम क्या कहा है, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, ये इनका क्या माना है, उपनाम, इस नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए भाई एक बार परिचय जो है वो अपन रिपीट कर लेते हैं, लेखक का परिचय रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदी अनिवार्य के अंदर आपका अध्याय 11 जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है इनके जीवन परिचय की जब हम बात करते हैं तो जन्म हुआ इनका सन 1899 ईस्वी के अंदर। और 1899 में जन्म कहाँ पर हुआ, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार के अंदर जो है। मुजफ्फरपुर एक जिला है जो कि बिहार के अंदर है, और वहां पर बेनीपुर ग्राम में हुआ था इनका जन्म, इसलिए इनके नाम के साथ में बेनीपुरी जुड़ा हुआ है। इनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये बेनीपुरी जो जुड़ा हुआ है, ये बेनीपुर गांव में जन्म लेने के कारण इनके नाम के साथ में क्या जुड़ गया, बेनीपुरी जुड़ गया। पहली बात समझ में आ गई।
मृत्यु की बात करते हैं, सन 1968 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। अब बचपन में माता पिता का देहांत हो गया था, तो बचपन बड़ा अभाव में बीता, है ना, परेशानियों में बीता, ये आप याद रख सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि भाई स्वाधीनता आंदोलन 1920 में क्या हुआ, देश आजादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, इसलिए कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मुख्य बिंदु यहाँ पर ले लिए। अब इसके अलावा अपन बताएंगे कि इन्होंने कई सारी जो पत्र पत्रिकाएं थी, उन पत्र पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया। अब कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया भाई इन्होंने, पत्र पत्रिका यहाँ जाएगी, मुख्य पत्र पत्रिकाएं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता। कौन कौन सी, तरुण भारत पत्रिकाएं, फिर किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि। ये सब क्या थी, ये सब इनकी पत्र पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया। ठीक है, यानी जिनके बाद जिनसे जुड़े रहे, जिनका लेखन करते रहे, मुख्य संपादक रहे, वो पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे। अब बात करते हैं इनके परिचय में, अगली मुख्य बात मुख्य रचनाएं, कि इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी है। तो रचनाओं की बात करें तो जैसा कि आपके अध्याय में दे भी दिया है कि इन्होंने गद्य की विविध विधाओं पर अपनी कलम चलाई, लेखन किया। तो इसी कारण से यहाँ पर हम ले लेंगे इनकी रचनाओं के नाम। पतितों का देश, ये एक उपन्यास था। पतितों का देश क्या था, एक उपन्यास था। इसके अलावा चिता के फूल, ये क्या है, कहानी है। अम्बपाली, अम्बपाली का नाटक है। माटी की मूर्तें, ये इनका रेखा चित्र है, माटी की मूर्तों के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। फिर इसके अलावा पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है। संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली 8 खंड में। इनका संपूर्ण साहित्य जो होता है वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो गया। फिर इनको जो है कई विधाओं पर लेखनी चलाने के कारण इनको एक उपनाम दिया गया, और उपनाम था कलम का जादूगर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, इनका नाम तो है कलम का जादूगर। क्या आप बता सकते हो कि कलम का मजदूर किसको कहा जाता है? ये तो भाई रामवंश बेनीपुरी को तो कलम का जादूगर कहा गया है, इनका उपनाम है कलम का जादूगर। लेकिन कलम का मजदूर, ये उपनाम किसको दिया गया है, कोई बता सकता है मेरे को? प्रेमचंद को कलम का मजदूर जो है कहा गया है। ध्यान रखना, कलम का मजदूर प्रेमचंद जी हैं, और कलम के जादूगर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। अच्छा, मैं एक बार वैसे भी मैं समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। देखो, उपन्यास तो जो होता है क्या होता है, एक किसी चीज पर संपूर्ण रूप से लेखन होता है, बड़ा होता है उपन्यास को। ठीक है, कहानी आपको पता है कि कहानी बड़ी रोचकता लिए हुए होती है और अपने साथ में उद्देश्य लेकर चलती है। ठीक है, अब इसके अलावा नाटक में भी कई सारे पात्र जो है होते हैं, साथ में देश काल वातावरण इनके बारे में जानकारी देते हैं, उद्देश्य पूरा किया जाता है। रेखा चित्र में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं तो रेखा चित्र में मानो शब्दों के माध्यम से लेखक ये प्रयास करता है कि हमारे आंखों के सामने एक दृश्य जो है लाकर क्या कर दे, जीवित कर दे, वो रेखा चित्र होता है। फिर इसके बाद में यात्रा वृत्तांत। देखो, लेखक ने या तो कहीं की यात्रा की हो, कहीं गया हो, और उस यात्रा की रोचक वर्णन अपने पाठकों को आकर्षित करने के लिए और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा करने के लिए जब लेखन किया जाता है तो वो कहलाता है यात्रा वृत्तांत। फिर इसके अलावा संस्मरण कहते हैं कि कोई भी घटना जो पूर्व में घटी हो और याद के आधार पर लिखी जाती है, बाद में उस घटना का अपन लेखन कर दे अपनी स्मृति के आधार पर, उसे कहते हैं संस्मरण। ठीक है, और बाकी जो इनकी पूरा साहित्य है वो तो 8 खंडों में आ ही गया। तो ये हो गया भाई बेनीपुरी जी का पूरा जो है क्या परिचय, कंप्लीटली जो परिचय था वो इसमें हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं
आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जो है आपको पाठ का परिचय मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 69 पर क्या मिल जाएगा, पाठ का परिचय मिल जाएगा 69 पर। पाठ के परिचय में क्या मिलेगा आपको वो देखें पेज नंबर 69 पर कि बाल गोविंद भगत एक क्या है, रेखा चित्र है भाई। देखो पास में लिखा हुआ है रेखा चित्र। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेताजी का चश्मा कहानी जो थी इससे पूर्व अपन ने पढ़ी, वो तो एक कहानी है, और बाल गोविंद भगत क्या है, गद्य की एक विधा है जो कैसी विधा है, रेखा चित्र। यानी इसमें लेखक शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक चित्र आंखों के सामने उपस्थित कर देगा। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी इस आपके पाठ का जो अध्याय है, रामवृक्ष बेनीपुरी का एक चैप्टर अपने पाठ्यक्रम में दिया गया है जिसका नाम क्या है, बाल गोविंद भगत। नाम क्या है, बाल गोविंद भगत। ये है आपका अध्याय। हमारे पाठ्यक्रम में जो अध्याय दिया गया है उसका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत जो है वो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, ये क्या है, एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत भाई। तो बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक जो है उसने एक ऐसे विलक्षण चरित्र, विलक्षण का मतलब होता है एक बहुत ही अलग हटकर, जिसका चरित्र हो, जिसके अलग ही गुण हो, ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन यानी हमारे सामने लाने का प्रयास किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना, जिसमें मनुष्यता है, लोक संस्कृति यानी ग्रामीण जो सामान्य जीवन की संस्कृति है वो, और लोक संस्कृति, मनुष्यता और सामूहिक चेतना कि लोगों की एक साथ जागृति की चेतना का वो मानो प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। भाई हम ये कह दें कि किसी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया और वो सन्यासी है तो ये गलत है। वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठान, अनुष्ठान कहते हैं क्रियाकलापों को। तो बाहर के कोई कार्य करता है, पूजा माला छापा तिलक, तो वो वैरागी नहीं कह सकते, उसको सन्यासी नहीं कहते। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार है कि सन्यास का आधार होता है वो जीवन का मानवीय यानी मानवता के बारे में जानना, उसके बारे में लिखना, वही है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इसी कारण से कि मानवता लिए हुए जो बाल गोविंद भगत है वो अपने लेखक को क्या लगते हैं, सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। अब ये पाठ साथ ही साथ में सामाजिक रूढ़ियां यानी समाज में चली आ रही जो रूढ़ियां कहते हैं प्रथाओं को, जैसे अपने यहाँ पर जो है बाल विवाह एक रूढ़िवादी प्रथा है, विधवा जो विवाह नहीं होते ये भी रूढ़िवादी प्रथा है। तो इस प्रकार की जो पहले सती प्रथा चलती थी ये भी रूढ़िवादी प्रथा थी। तो इस प्रकार की जो सामाजिक प्रथा है उन पर प्रहार करता है चोट करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब देखो इस अध्याय की, ये जो अध्याय बाल गोविंद भगत जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि इसमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन यानी ग्रामीण गांव का जो जीवन है उसकी सजीव कहते हैं जीती जागती झांकी देखने को मिलती है। यानी जीता जागता दृश्य, जीती जागती झांकी जो है वो हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है। ये इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। यानी ये जो पाठ है इसमें एक तो सन्यासी होने के लिए जीवन में जो है खाली वेशभूषा और क्रियाकलाप ही जरूरी नहीं है, उनके लिए मनुष्य को क्या करना है वो एक तो ये बात बताई गई है। दूसरी रूढ़ियों पर प्रहार किया है लेखक ने, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। और तीसरी जो बात है इसमें ग्रामीण जीवन की झांकी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका अध्याय का परिचय कंप्लीट हो गया है। अब मूल पाठ जो है अगली कक्षा में अपन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज आपको आपकी गृह कार्य जो है नोटबुक की कॉपी उसमें आपको जो है गृह कार्य में ये कर लेना है रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत और
का ये परिच्छेद जो है नोट कर लेना है। फिर इसके बाद अपन अध्याय आगे चलेंगे और आगे इसके बारे में अपन ने परिचय पढ़ लिया है, पाठ परिचय वो आपको करना नहीं है। इसके बाद अपन जो है अध्याय शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।